हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इक्वलाइजेशन लेवी। मेरी बहुत सारे प्रोफेशनल से बात हो रही थी तो बहुत सारे लोगों को इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में पता ही नहीं है। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर अपनी एक वीडियो बनाऊंगा। इक्वलाइजेशन लेवी फाइनेंस एक्ट 2016 में इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या लॉजिक था, ये क्या चीज है। बेसिकली क्या है, जब भी आप फेसबुक गूगल पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी तरीके की, तो उस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आप लोग तो अपनी बुक्स में क्लेम कर लेते हैं। बट सिंस फेसबुक गूगल का जो सर्वर है वो टैक्स ट्रीटीज में पड़ा होता है। टैक्स ट्रीटीज किसे कहते हैं? जहाँ पर जिसमें किसी भी गवर्नमेंट को वर्ल्ड वाइड किसी को वहाँ पे टैक्स नहीं लगता। तो वर्ल्ड वाइड ये देखा गया कि गवर्नमेंट को टैक्स के इवीजन हो रहा है इस तरीके से ना। जो बड़े बड़े लोग हैं, गूगल फेसबुक, इस तरीके से इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने अपने सर्वर रखे टैक्स सिटीज के अंदर। तो जब इनसे टैक्स के बारे में बात की गई तो इन्होंने कहा हमारा सर्वर तो आपके उसमें है ही नहीं, टेरिटरी के अंदर। तब ये इंट्रोड्यूस हुआ इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी है क्या? बेसिकली क्या है, जब भी आप लोग कोई एडवर्टाइजमेंट देते हो गूगल फेसबुक के ऊपर, सबसे पहले इक्वलाइजेशन हमेशा एडवर्टाइजमेंट पे ही लगा था 2016 में। उसमें इन लोगों ने क्या कहा कि आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो उसके ऊपर ना 6% के रेट से इक्वलाइजेशन लेवी आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। किसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा? जो ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दे रहा है। यानी कि अगर मान के चलो आप बिजनेस कर रहे हो और आपने बिजनेस बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या किसी तरह के फॉरेन क्लाइंट्स को इकट्ठा करने के लिए आपने अपना कोई खर्चा करा, तो उसके ऊपर आपने खर्चा तो कर दिया, पीएनएल में क्लेम भी कर दिया, तो उसके ऊपर आपको 6% गवर्नमेंट को इक्वलाइजेशन लेवी के नाम का टीडीएस डिडक्ट करके उनसे जमा कराना पड़ेगा। ये एक तरीके का टीडीएस ही था, नाम इक्वलाइजेशन लेवी था इसका। ओके। फाइनेंस एक्ट 2016 में सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट में था। और इसमें जो था, मान के चलो आपका 6% रेट उस टाइम था। इन्होंने बाद में क्या करा, फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर इन्होंने इसको बहुत एक्सपेंशन कर दिया इसका। इसको आज की डेट में जब भी बहुत ज्यादा इसको लोग थोड़ा सा ज्यादा सर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने इसका एक्सपेंशन करा। किस तरीके से एक्सपेंशन करा? गवर्नमेंट ने इसके अंदर आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को ऐड कर दिया। चलो अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें क्या एक्सपेंशन हुई, डिटेलिंग क्या है। मैं आपको थोड़ा सा, मेरा अपना ब्लॉग है उसके थ्रू आपको मैं बताना चाहूंगा। इक्वलाइजेशन लेवी फाइनेंस एक्ट 2016 में इंट्रोड्यूस हुई ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज पे। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विस जिसे कहते हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 से ही ई कॉमर्स सप्लाई पे भी इक्वलाइजेशन लग गई। ओके जी। ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी। सबसे पहले ये बात आती है कि सर क्या मैं एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस कर रहा हूँ गूगल के ऊपर या किसी और के ऊपर, क्या इसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा? नहीं। आप इस चीज को समझिए, हुआ क्या। ये ट्रैक करना, ये रोकना चाहते थे टैक्स इवीजन को। लेकिन अगर मान के चलो आपने कोई पैसा गूगल को दिया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और आप गूगल को पेमेंट इन डॉलर्स कर रहे हो, गूगल की कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पीई इंडिया में है ही नहीं, तब इन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया। या मान के चलो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट इंडिया में आके, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, ट्रम्प जी इंडिया में आके उन्होंने क्या करा, इंडिया में बैठ के इंडिया का किसी भी तरह का उन्होंने कोई पोर्टल इंडिया में बैठे हैं। इसके ई कॉमर्स वाले एग्जांपल के अंदर ट्रम्प जी को मैं ऐड ऑन करूंगा। अभी एक मिनट के लिए रुकते हैं हम। अभी ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इन्होंने जो थोड़ा सा फोकस करा, सम रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय नॉन रेजिडेंट फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस। यानी कि किसी नॉन रेजिडेंट ने आपसे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस के पैसा लिया है तो उसे भी इक्वलाइजेशन लेवी के अंदर इन्होंने इंक्लूड किया। सम रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मेड और फैसिलिटेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020। अब इसका मतलब क्या है सर? मैं आपको, देखो वो ई कॉमर्स वाला था जो मैं ट्रम्प जी को आगे एड ऑन करना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे अभी ही करना। इस लाइन को एक बार वो पढ़ते हैं, सम रिसीव्ड और रिसीवेबल for e-commerce supply of goods or service made or facilitated on or after 1 अप्रैल 2020। इसका मतलब समझो। लेट से ट्रम्प जी आए इंडिया में, उन्होंने कहा कि यार मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं आज क्या करता हूँ, अपनी बेटी को एज एन गिफ्ट बर्थडे केक देता हूँ।
और ट्रम्प जी की बेटी बैठी है यूएस के अंदर ही। तो उन्होंने क्या करा, इंडिया में बैठ के इंडियन सर्वर के थ्रू, मतलब इंडियन आईपी एड्रेस यूज करते हुए किसी ऑनलाइन वेबसाइट को, ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोला कि भैया ये मेरे घर का एड्रेस है, ये मेरी डॉटर है, इनको आप क्या नाम कहते हैं, आप जाके केक सर्व कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी ट्रम्प जी पे करेंगे या ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा? यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी पे करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर। थर्ड है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में आल्सो स्पेसिफाई एनी अदर सर्विस ऑन विच सच लेवी शैल बी चार्जेबल। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी और चीज को भी इंक्लूड करना चाहे तो वो कर सकती है। एक बार और पढ़ लेते हैं हम। हमारा टॉपिक था ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी। भैया सम रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे, ये 2016 में। सेकंड पॉइंट 2020 में ऐड हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट थर्ड पॉइंट भी 2016 में ऐड है। इक्वलाइजेशन लेवी का रेट क्या है? सर देखो, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट का काम करा है, जो 2016 में रेट था वो ये 6% रेट है। अगर आप काम कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के अलावा एनी अदर, यानी ई कॉमर्स सप्लाई के थ्रू कुछ भी कर रहे हैं, तब रेट है 2%। एनी इनकम विच इज चार्जेबल टू इक्वलाइजेशन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट। ये तो होना ही है। अगर गवर्नमेंट ने किसी इनकम को इक्वलाइजेशन लेवी के अंदर चार्ज कर दिया है तो उस इनकम के ऊपर डबल टैक्सेशन तो करेंगे नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम 10 अंडर सेक्शन 50 के अंदर इस इनकम को एग्जाम करते हैं। द इक्वलाइजेशन लेवी शैल बी डिडक्टिबल by recipient of service being a resident of India carrying on business or profession or a non-resident having a PE in India। सर देखो, इक्वलाइजेशन लेवी कब डिडक्टिबल होगी, कौन डिडक्ट करेगा? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी आती है, सर मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, क्या मेरे ऊपर भी इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी? हाँ जी। अब मान के चलो नॉन रेजिडेंट इंडिया में बैठ के एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा है कि भैया मेरी बात समझना, ये इस चीज का इन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे करा लॉ के अंदर, इस चीज को हम लोग समझते हैं। नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में बैठा हुआ है, उसने क्या करा, अपने बिजनेस को इंडिया में एक्सपेंशन करने के लिए फेसबुक और गूगल के थ्रू उनने एक्सपेंस करे। उसकी ऑलरेडी एक फर्म है इंडिया के अंदर, सब्सिडाइज फर्म या किसी भी तरह की उसकी एक फर्म बनी हुई है इंडिया के अंदर, नॉन रेजिडेंट का परमानेंट पीई है इंडिया में। उसने एक फर्म बनाई, उसने उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गूगल और फेसबुक को पैसा दिया। पहले लोगों को ये लगता था कि ये खाली रेजिडेंट पे एप्लीकेबल है, नहीं, उन्होंने नॉन रेजिडेंट को भी कवर कराया है जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करवाने हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए इंडिया के थ्रू। ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नॉन रेजिडेंट, इस लाइन को एक बार ऊपर पढ़ते हैं। द इक्वलाइजेशन लेवी शैल बी डिडक्टिबल बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और ए नॉन रेजिडेंट हैविंग अ पीई इन इंडिया। यानी सिर्फ ये रेजिडेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट पे भी एप्लीकेबल है। अच्छा सर, अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जब इक्वलाइजेशन लेवी नहीं रखेगी? सर, द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल इन इंडिया इज टैक्स एज रॉयल्टी और फीस। यानी कि कोई कंसिडरेशन जो इंडिया में एज एन रॉयल्टी और टैक्स फीस की तरह टैक्सेबिलिटी हो रही है, बेसिकली सम बताऊं, बेसिकली सम इतना सा है, अगर कोई इनकम जो आपका एक्सपेंस है और सामने वाले की इनकम है वो किसी भी रूप में इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, तब उसके ऊपर इक्वलाइजेशन नहीं लगता, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा, सर अगर आपकी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लेस देन 1 लाख है तब इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी, और ई कॉमर्स सप्लाई लेस देन 2 CR है तब भी इक्वलाइजेशन नहीं लगेगी। सर्विस, कोई सर्विस आप पर्सनल यूज के लिए ले लो, लेट्स से सर मेरा तो क्या नाम कहते हैं भाई यूएस में बैठा हुआ है, मैंने उससे बोला कि मुझे एक बुक ला दे, या मैंने यूएस में एडवर्टाइजमेंट करी है कि यार मेरा ना घर है वो बिक जाए यूएस वाला, तो ये इक्वलाइजेशन लेवी के अंदर नहीं आता। मतलब कि सर्विस इज नॉट रिसीव फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस। यानी कि अगर आपके पर्सनल पर्पस के लिए कोई सर्विस आप यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर इक्वलाइजेशन नहीं लगेगी। इसमें सेम चीजें हैं भैया। ड्यू डेट क्या होती है इक्वलाइजेशन लेवी लिखने की? इसमें चलान 2 सेक्शन और इसमें जो चलान होता है, चलान नंबर होता है 285, ड्यू डेट 7 है, स्टेटमेंट फॉर्म 1 के थ्रू फाइल होती है। ऐसे ये जो आप मेरे आगे ब्लॉग देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ टैक्स ग्रुप की वेबसाइट पे, ये मेरे द्वारा ही लिखा गया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और जानकारी चाहिए हो, आप फ्रीली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कनेक्ट नंबर और ईमेल आईडी इसके अंदर मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।